हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन निकालना हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कॉशी आइलर इक्वेशन भी बोल सकते हो। एक टॉपिक तो हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दूसरा टॉपिक करेंगे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा क्लैरेट इक्वेशन। आज की आपकी इस वीडियो के अंदर आपके तीनों टॉपिक कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अभी वो है आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप कॉशी इक्वेशन भी बोल सकते हो, कॉशी आइलर इक्वेशन भी आप उसको बोल सकते हो। देखना करते हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप कॉशी आइलर इक्वेशन भी बोल सकते हो। मैंने लिख दिया है कॉशी आइलर इक्वेशन। कॉशी आइलर इक्वेशन ये आपका हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं हम, आपको एक n ऑर्डर की एक जो है इक्वेशन दी मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी। कैसे? nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, और जितने भी टाइम डेरिवेटिव हो रखा है उतने ही x की पावर लेके उसे मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब x की पावर n, और यहां पे कोई कांस्टेंट आपका मान लिया an आपने ले लिया। क्या लिखा मैंने? an x की पावर n टाइम डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अब आप कांस्टेंट an-1 ले लो, x की पावर n-1 है, और n-1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे मतलब जितने भी टाइम आप डेरिवेटिव करोगे ना उतना ही x की पावर है आके और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो an-2 x की पावर n-2 n-2 टाइम डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से प्लस अप टू एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका a नोट y आ जाएगा विच इज इक्वल टू x, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ सम x और कांस्टेंट। मैंने ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है n ऑर्डर की, जहां पे आपके an-1 an-2 अप टू सारे के सारे a नोट तक आपके कोई कांस्टेंट है, और जो आपका ये x है या तो आपका x का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा। इस तरीके की अगर आपको इक्वेशन दी मिले तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? उसके सॉल्यूशन के लिए हम कोई एक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लिए मैंने यहां पे z एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, और इस तरीके से रिलेशन होगा उसका कि x इज इक्वल टू e की पावर z। x को e की पावर z पुट कर लिया है, जो z नया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था उसका रिलेशन x के साथ ये है। अब यहां से देखना, अगर हम log बोथ साइड अप्लाई कर दें तो क्या ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर z आएगा? लिख दिया मैंने। ये आ गया आपका अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या आएगा? log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर z। आपका ये आ गया। अब क्या करो, जो z है ना ये तो आगे आ जाएगा, क्योंकि log के साथ है e की पावर जो भी फंक्शन होता है वो आगे आ जाएगा। हमने लिख दिया इसको log ऑफ x विच इज इक्वल टू z आगे आ गया, z log ऑफ e आपका इसके बराबर आ गया। log ऑफ e आपका 1 होता है, log ऑफ e आपका 1 होता है, तो क्या किसकी वैल्यू आ गई? log ऑफ x आपका z के बराबर आ गया। क्या मैं ये पुट कर सकता हूं क्या कि log ऑफ x
इज इक्वल टू जेड, आपका ये आ गया। क्वेश्चंस के अंदर इसी का यूज होगा। log ऑफ एक्स आपका जेड आ गया और एक ये वैल्यू। अब ध्यान देना, लास्ट टाइम जब हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला था तो वहां पे CF और PI दोनों का सम आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आता था। सॉल्यूशन ऐसे ही यहां पे आएगा, पर वहां पे जब हमने d/dx से जो आपका एक ऑपरेटर था उसको d मान के चले थे, वहां पे हम d/dx को इसको d मान के चले थे, पर इसके अंदर इसको d नहीं मानेंगे हम। अब की बार जो है हम जो आपका d/dz होगा ना उसको d मानेंगे, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आपका d होगा। अब की बार जो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था ना उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आपका d होगा। अब देखना, अगर मैं dy/dx लिखता हूं तो dy/dx होगा आपका dy/dz, और z आपका x का फंक्शन है तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ऐसे लिखेंगे। अब y को पहले जो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इनटू dz/dx, ऐसा कर लिया हमने। वैल्यू पुट करते हैं, देखना dz/dx की वैल्यू निकालते हैं। आपका z की वैल्यू थी log ऑफ x, log ऑफ x आपकी z की वैल्यू थी। जब आपने डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा dz/dx, इसका z का डेरिवेटिव तो dz/dx आ गया, और log ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से आपका क्या आएगा, ये आपका 1/x आएगा। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है और z का डेरिवेटिव dz/dx, इतना आ गया। अब मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं, देखना क्या आएगा आपका। ये आ गया कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dz इंटू 1/x। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है और इस x को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या आ गया, ये आ गया आपका x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz, इतना आपका आ गया। अब देखना, जो आपका d/dz है ये तो एक ऑपरेटर है ना, d/dz जो मैंने लिखा है ये तो एक ऑपरेटर है जो कि y के ऊपर ऑपरेट हो रखा है। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या कि x d/dx ये भी एक ऑपरेटर है जो कि आपका किसके ऊपर अप्लाई हो रखा है, y के ऊपर अप्लाई हो रखा है। अब की बार जो आपका ये है ना, ये कंप्लीट है x इंटू d/dx, ये d/dz के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, x d/dx आपका d/dz के बराबर हो जाएगा। पर d/dz को तो हमने क्या माना था, कैपिटल D माना था, तो इसको पुट कर देता हूं मैं कैपिटल D। तो आपका अब की बार x d/dx को हम x जो है d मानेंगे, x इंटू d/dx को हम d मानेंगे। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल के अंदर ऐसे काम करना है। आपका ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देना है, और जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो क्या होगा, वहां से आएगा आपका जो x² d² बाई dx² इज इक्वल टू d इंटू d-1, आपका ये आएगा। आपने उसको करने की जरूरत नहीं है, इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपका पक्का यही आएगा। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, अगर आप ये निकालते हो कि x³ d³ मतलब 3 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपका ये आएगा d इंटू d-1 और इंटू d-2, आपका अब की बार ये आएगा। मेरी कहने की यह बात है कि अगर आपका केवल x d/dx है ना उसको तो d मानेंगे, और जितनी बार भी डेरिवेटिव हो रखा है
उतने ही x की पावर लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपका किसके बराबर होगा, d इंटू डी माइनस वन, इसके बराबर होगा। मतलब है जितने टाइम डेरिवेटिव है ना उससे एक कम तक d में से घटाते चले जाओ। जैसे 2 बार डेरिवेटिव रखा था तो 2 से एक कम आपका 1 होगा, तो d में से केवल 1 ही घटाएंगे। ठीक है, ये आपका 1 है प्लस ये जो माइनस है। अब यहां पे देख लो 3 बार डेरिवेटिव रखा है, 3 में से गए 2, मतलब 2 तक की टर्म में घटाएंगे d के अंदर से 1 से स्टार्ट होके, तो ये आ गया आपका d माइनस वन इंटू डी माइनस टू। अगर इसी तरीके से मैं आपको ये कहता हूं कि x की पावर 4 है और d का जो है d की पावर 4 है dx4, मतलब 4 बार डेरिवेटिव का ऑपरेटर। ये आपका देखो अब की बार 4 आ गया, इसका मतलब है आपका यहां पे 3 तक की, मतलब d के अंदर 3 तक सब्ट्रैक्ट होगा 1 से स्टार्ट होके, तो मैं इसको लिख सकता हूं d माइनस वन, d माइनस टू और जो है d माइनस थ्री, 3 तक आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके आगे अगर हम देखें तो यहां से हम जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं क्या आएगा आपका जनरल फार्मूला? अगर मैं ये कहता हूं कि x की पावर n dn बाई डी एक्स की पावर n, तो क्या आप इसके लिए ये कह सकते हो क्या n में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो n माइनस वन, d के अंदर से n माइनस वन तक सब्ट्रैक्ट होगा 1 से लेके, तो आप कह सकते हो d माइनस वन, d माइनस टू अप टू कहां तक है, d में से सब्ट्रैक्ट होगा n माइनस वन तक है, और जो है ये हम पुट करेंगे। इसका मतलब है जो आपके अब की बार ऑपरेटर होंगे वो इस तरीके के आएंगे, ये आपने वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चंस करता हूं मैं, ध्यान देना। उससे पहले तो जो ये चीजें ना ये बड़े ध्यान रखना है। एक तो ये जो क्वेश्चन में यूज होगी कि आपका x e की पावर z के बराबर होता है। दूसरी चीज ये कि यहां से log ऑफ x जो हमने ये निकाला था, और ये वाली टर्म जो डेरिवेटिव की d पुट करते हैं, d इंटू डी माइनस वन पुट करते हैं, और ये वाली सारी की सारी टर्म में ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इनका यूज होगा। क्लियर है? देखना क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान देना, आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 9x dy बाई डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। आपकी गिवन स्टेटमेंट ये है एक्स स्क्वायर वाई का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव प्लस 9x dy बाई डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये है आपका 1/x, ये आपको गिवन है। पहले तो आप क्या करो, मैंने आपको ये बताया है कि जो डी स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है आपका डी इंटू डी माइनस वन के बराबर होता है। पहले तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर लो। ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपका d इंटू डी माइनस वन है, और साथ में y आ जाएगा क्योंकि y के ऑपरेट है ये, प्लस 9 है, और जो x है d बाई डी एक्स है इसकी जगह d लेंगे, तो ये मैंने ले लिया d, प्लस क्या और y भी आएगा प्लस 25y, इतना आपका आ गया।
और इज इक्वल टू एक्स की जगह अभी मैं आपको लेके आया था कि एक्स से आपका e की पावर जेड के बराबर होता है, तो आप यहां पे x की जगह जब e की पावर z लोगे और ये उसका स्क्वायर है तो e की पावर z का स्क्वायर आ जाएगा, और e की पावर z का आपने लिख दिया स्क्वायर प्लस 1 बाई e की पावर z, आपका इतना आ गया। अब देखना, अब यहां से y को कॉमन ले लो, y को अगर कॉमन लेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या होगा, ये डी स्क्वायर माइनस है, माइनस का साइन है, डी की 1 के साथ मल्टीप्लाई डी आएगी, ये लिख दिया मैंने डी, और प्लस का 9d, y तो मैं कॉमन लूंगा तो लिख दिया 9d, और प्लस है यहां से आपका 25 आ गया, और y जो है पूरे के अंदर से आपका कॉमन आ गया। इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो e की पावर 2z हो जाएगा, लिख दिया यहाँ पे e की पावर 2z, और प्लस है, प्लस क्या, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस के z, आपका इतना आ गया। अब देखो आपने क्या करना है, जैसे आपने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे ना CF प्लस PI के कंप्लीट सॉल्यूशन के, उसी तरीके से इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले हम CF निकालते हैं। CF के लिए क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे और फिर हम CF निकालेंगे। सेम प्रोसीजर से करना है, केवल अब की बार आपका वेरिएबल z होगा, x नहीं होगा, फिर z को रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा x। तो देखना CF के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपका ये है ना, जो भी ऑपरेटर वाली टर्म है उसके अंदर d की जगह कोई कांस्टेंट m मान लिया हमने और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। देखना ये आ गया आपका m स्क्वायर माइनस, माइनस क्या, देखो ये माइनस का d है और ये प्लस के आपके 9d है, तो प्लस का 8d बच गया, मैंने लिख दिया है प्लस का 8 और d की जगह m रिप्लेस कर ही लिया, और प्लस के 25 इज इक्वल टू 0, ये लेके चलेंगे। अब m की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टर निकालो इसके। फैक्टर कैसे, m आएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फैक्टर निकालते हैं इसके, m आएगा आपका माइनस b मतलब माइनस का 8 और माइनस प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4 इंटू a आपका 1 है और c आपका 25 है, तो 25 अंडर द रूट बाई 2 और a आपका 1 है, आपका ये आ गया। तो देखना माइनस का 8 है और माइनस प्लस है, ये आपका 24 है और ये माइनस का 25 4 जा 100, तो 64 है, 100 में से घटा दो कितना बचेगा आपका 36 बचेगा, तो ये बच गया आपका माइनस का 36 अंडर द रूट बाई 2, इतना आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि माइनस का 8 है और माइनस प्लस है, जो ये आपका 36 है ये तो 6 हो जाएगा अनरूट के साथ, और माइनस का अनरूट जब आएगा वो आयटा आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 6 आयटा अपॉन 2, इतना आ गया। अब आपने क्या करना, जब वैल्यू निकालोगे 2 तो कॉमन ले लो, अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो यहां पे बचा आपका माइनस के 4 और माइनस से प्लस से ये आ गया, तो आपका जो है 3 आयटा, इतना आ गया। और जो आपने 2 कॉमन लिया है इस 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या, यह बच गया आपका माइनस का 4 माइनस प्लस से ये आपका 3 आयटा, आपके रूट आ गए। अब इन रूट से आपने CF निकालना है, क्या आएगा आपका CF इन रूट से, ये आएगा, देखना मैं लिख रहा हूं CF आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फैक्टर आते थे तो CF होता था आपका e की पावर अल्फा एक्स, और C1
कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस प्लस क्या C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ये आपका क्या होता था, CF होता था। कब? जब आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर ये रूट आ जाए, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, तो आपका जो CF होता है ये होता था, ये आपका CF होता था। अब इसी की हेल्प से मैं जो है इसके CF निकालूंगा। यहां पर आपकी जो अल्फा की वैल्यू हो तो -4 है, और जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू जो आपकी 3 है, इसका यूज करता हूं। देखना यह आएगा आपका e की पावर अल्फा एक्स, और x की जगह z लेना। क्यों? क्योंकि काम हम z के अंदर कर रहे हैं। तो e की पावर जो है -4z लिख लिया यहां पे, e की पावर -4z इंटू C1 कोस ऑफ बीटा एक्स। बीटा z आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये आ गया आपका 3z, और प्लस C2 साइन 3z, ये आपका CF आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ये आपका z है ना, इसको x के अंदर लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, वो तो क्या किस वेरिएबल में दे रखी थी, x में। z तो हमने इंट्रोड्यूस किया था, और जब z इंट्रोड्यूस किया तो उसको वापिस x के अंदर भी तो लेके आएंगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखना e की पावर z तो आपका कितना होता था, x। e की पावर z तो आपका x था, ठीक है। तो e की पावर z इंटू -4 है पावर में, तो आप लिख सकते हो इसको x की पावर -4, ये आ गया आपका, और इंटू C1 कोस ऑफ z की वैल्यू क्या थी आपकी। अभी मैंने पहले बताया था कि वो जो चीजें आपने याद करनी थी, z की वैल्यू देखो, आपने x को e की पावर z लिया था, और वहां से log ऑफ x से आपकी z की वैल्यू आ गई थी। इसका मतलब है ये z की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, क्या आया, ये आ गया आपका 3, ये आपका 3, और z की वैल्यू है log ऑफ x, इतना आ गया, प्लस के C2 साइन 3, और z की जगह log ऑफ x, इतना आपका ये आ गया है। CF आपका कंप्लीट हो गया। हमें x के अंदर रिक्वायरमेंट थी, x के अंदर निकाल लिया है। देखना इसको लिख लेते हैं अच्छे ढंग से। CF इज इक्वल टू x की पावर -4 है, और ये C1 कोस 3 log ऑफ x, और प्लस के C2 साइन 3 log ऑफ x, ये आपका आ गया, ये CF की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है इसका PI देखो कैसे आएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। PI निकालना आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। जिस बच्चे को ये CF और PI नहीं निकालने आते ना, तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रखे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। उसके अंदर मैंने आपको ये सारे CF और PI निकालने सिखा रखे हैं। CF का अलग से लेक्चर बना रखा है, और CF प्लस पाई का एक अलग से लेक्चर है, तो आप उसके अंदर देख लेना, आपको सारे CF और PI निकालने आ जाएंगे। अब ये जो आपका PI है पार्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे लिखोगे इसको, 1 अपॉन जो भी आपका फंक्शन था, फंक्शन क्या था आपका, ये d का जो फंक्शन है ये है, ये क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर और प्लस के 8d और प्लस के 25। आपका d का फंक्शन आता था यहाँ पे, मतलब इसको लिखते थे 1/f ऑफ d, और यहाँ पे x, जो भी आपका राइट हैंड साइड के अंदर x का फंक्शन होता था वो लिखते थे। तो अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे PI निकाल लें तो 1/f ऑफ d, d का फंक्शन क्या है आपका, d का फंक्शन ये है d स्क्वायर प्लस के 8d और प्लस के 25, आपको ये दे रखा है।
किसके ऊपर अप्लाई करना है इसको अप्लाई करना आपने इस टर्म के ऊपर, e की पावर 2z और प्लस e की पावर माइनस z, आपने इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। देखना, लिखते हैं इसको, क्या करेंगे, इसको जो है ना दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करेंगे। ये आपका जस्ट एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो देखना क्या आएगा, ये आ गया आपका 1/d² प्लस के 8d प्लस के 25, ये और किसके ऊपर अप्लाई हो गया, e की पावर 2z के ऊपर। प्लस का साइन है, प्लस है क्या 1/d² प्लस के 8d और प्लस के 25, ये आ गया। और किसके ऊपर अप्लाई हुआ, ये e की पावर माइनस z के ऊपर। ये हमने एक बार इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, और इसको एक बार इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये हमने लिख दिया है। क्लियर है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, d की जगह ये 2 रिप्लेस करते हैं, x का जो आपका z का कोफिशिएंट है ना, ये d की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करना 1/d का स्क्वायर, मतलब है ये जो आपका 2 का स्क्वायर 4 और प्लस है d की जगह हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 2 जा 16 और प्लस के 25, ये आपका आ गया। और इंटू क्या आएगा आपका e की पावर 2z प्लस है। सेम प्रोसीजर से यहाँ पे अब की बार z का कोफिशिएंट आपका -1 है तो z की d की जगह जो आप -1 पुट करो। जब -1 पुट करोगे तो आप -1 का स्क्वायर आएगा, ये लिख दिया मैंने -1 का स्क्वायर और प्लस का 8 इंटू डी की जगह मैंने -1 लिख दिया है और प्लस के 25 और e की पावर माइनस के z, आपका ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं 1/ कितना आएगा आपका जो है 16 प्लस के 4 20 और 25 45, तो 1/45 और e की पावर 2z, आपका ये तो इतना आ गया। और प्लस है, प्लस क्या आएगा 1 का स्क्वायर है आपका -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये माइनस का 8 और प्लस के कितना है ये 25 प्लस 1 26 है। 26 में से अगर 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, ये जो है 18 आ गया। तो इसको लिखेंगे 1/18 और e की पावर माइनस के z, इतना आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ये e की पावर z है, जो ये फंक्शन है ना, इसको आपने x में रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन तो x के अंदर निकालना है ना। फंक्शन में x का दे रखा है, z तो जस्ट हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, अब इसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। तो e की पावर z की जगह अगर हमें x पुट करते हैं तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 2z है, इसको लिख सकते हैं e की पावर z का स्क्वायर और e की पावर z आपकी x होती है। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया 1/45 और प्लस 1/18 और ये e की पावर है, e की पावर की जगह क्या लिखूंगा मैं, e की पावर z की जगह x है और ये आपका x का स्क्वायर आ गया और प्लस 1/18 है और ये आएगा आपका x की पावर माइनस के 1। ये आपका PI आ गया, पार्टिकुलर इंटेग्रल आ गया है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, मैंने लिख दिया PI ये। अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका CA प्लस PI होता है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन CA प्लस PI और CF कितना है लिख लो, ये x की पावर माइनस के 4 इंटू C1 cos 3 log of x, cos 3 log of x, एक तो आपका ये और प्लस क्या आएगा C2 sin 3 log of x, ये आ गया, इतना आ गया। CF तो लिख लिया, प्लस PI और लिखते हैं
प्लस पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना होता है ये आपका 1/45, ये लिख लिया हमने 1/45 एक्स का स्क्वायर ये आ गया, और प्लस 1/18 एक्स की पावर -1 प्लस 1/18 एक्स की पावर -1। आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेना था, जिसको कॉशी आइलर इक्वेशन बोलते हैं। इस तरीके से चेंज उसको करना है और सोल्व कर लेना है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप आती है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। नेक्स्ट टाइप आपकी वो करते हैं, देखना। आपके सारे के सारे जो होमोजीनियस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से होंगे। इसके अंदर है आपने केवल चेंज करके CFPI ही तो निकालना है, वो हमने सीख लिया, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब हम कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने जो है ये करना है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एक सेकंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी और उसको आपने सोल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। कैसे, देखना, आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि d2y/dx² प्लस px मतलब सम फंक्शन ऑफ x है dy/dx और प्लस qx y = r है सम फंक्शन ऑफ x। आपको ये दे रखे हैं, मान लिया कि आपको एक सेकेंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, तो आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है। और किस मेथड से निकालना है, आपने उसका सॉल्यूशन जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से उसको जो सोल्व करना आपने। उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप उसका CF निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका CF निकालोगे। CF तो आपको निकालना आता ही है। CF है तो कैसे आएगा, आपका जो RX है उसको तो आप 0 पुट कर लोगे, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकाल लोगे जैसे आपने कंप्लीट सॉल्यूशन में सीखा था। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के और जो है निकाल देना CF। आपका मान लिया CF आ गया C1 सम फंक्शन ऑफ x, मान लिया मैं लिख देता हूं यहां पे x1, ये आपका मान लिया आ गया, और प्लस के C2, यहां पर आपका x2x, यहां पे मान लो ये आपका कोई x का फंक्शन आ गया। इनको आप y1 और y2 से डिनोट कर लो, चाहिए लिख लिया C1 y1 प्लस के C2 y2। कोई ना कोई CF आपका इस टाइप का आएगा। फिर आपके जो C1 और C2 है ना, आप इनको रिप्लेस कर लो U और V से।
क्या किया, रिप्लेस। मैं आपको अभी प्रोसीजर बता रहा हूं, प्रोसीजर को समझ लो। आपने पहले तो इसका CF निकालना, CF आपको निकालना आता है। फिर आपने C1 और C2 को U और V से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस C1 इज इक्वल टू UX, और जो C2 है आपका वो आपका आ गया, उसको VX मान लो। C1 को आपने UX मान लिया और C2 को आपने जो है क्या मान लिया, VX मान लिया है। अब यहां से आपने रोन्सकियन निकालना पड़ेगा। अब की बार रोन्सकियन क्या होता है, W इज इक्वल टू, ये होता है आपका जो आपके यहाँ y1 और y2 सॉल्यूशन आए हैं ना, उसको लिखो y1 है और यहाँ पे y2, इसका हमने डिटरमिनेंट सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा y1 और ये y2, और नीचे इसका डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे y2 का डेरिवेटिव। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहां से W आ जाएगा, रोन्सकियन आ जाएगा। अब आपने जो ये UX है और जो ये आपके VX है ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इनको C1 और y1 ने C1 C2 की जगह रिप्लेस करते तो क्या आता आपका, यह आएगा UX, क्योंकि C1 की जगह हमने UX रिप्लेस कर दिया, y1 प्लस VX y2। आपका सॉल्यूशन जो है ना ये आएगा। इसके लिए आपको U और V ये दोनों निकालने पड़ेंगे, और उनको निकालने के लिए हमें रोन्सकियन की जरूरत होती है। अब निकाल सकते हैं, जो U है ना आपका UX, ये होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 आपका जो CF के अंदर आया है ये, इंटू R अपॉन X dx। आपका ये आ गया, सॉरी ये X नहीं है, W, रोन्सकियन। ये आपका W, ये आपका UX की वैल्यू आती है। और अब आपकी जो VX की वैल्यू वो क्या आएगी, वो आएगी अब की बार आपका ये प्लस आएगा इंटीग्रेशन। इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन माइनस का है, इसमें आपका इंटीग्रेशन प्लस का है। और क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 R अपॉन W dx। ये आपके V की वैल्यू होगी और ये आपकी U की वैल्यू होगी। इन वैल्यू को आपने पुट कर देना है इसके अंदर, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस चीज को एक बार तो ध्यान से देख लेना है, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपने CF निकाला, CF में C1 ने और C2 को U और V से रिप्लेस किया, ये आ गया आपका। आपने रोन्सकियन निकाला। कैसे निकालते हैं रोन्सकियन, जो आपने सॉल्यूशन जो आपके आए थे y1 और y2 लिखे, नीचे उनके डेरिवेटिव, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल दो, आपका W आ जाएगा। और W को आप यहाँ पे पुट कर लो। R का आपको पता कि R तो आपका जो राइट हैंड साइड के अंदर टर्म होती है ना, X का जो फंक्शन होता है वो आपका R होता है। पुट कर लेना, आपके U और V की वैल्यू आके यहाँ पे पुट हो जाएगी, आपका आ गया सॉल्यूशन। देखना, क्वेश्चन है आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 10x। आपको ये गिवन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4y इज इक्वल टू 10x। आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसका सॉल्यूशन किसे निकालना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है।
कैसे आएगा? पहले तो आपकी जो जनरल जो आपकी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 2 ऑर्डर की, उससे आप कंपेयर करो और P, Q और R इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगा देखना, आपकी जो स्टैंडर्ड है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती थी? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। आपके ये होते थे। एक चीज का ध्यान देना आपने, जो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इसका कांस्टेंट हमेशा 1 ही होगा। इसका जो कोफिशिएंट है ना वो यूनिटी होगा, 1 होगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होगा। और फिर आप जो है पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स की वैल्यू निकाल लो। और मान लिया इसका कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है, तो उसे आप डिवाइड कर लो और फिर 1 बन जाएगा। फिर आपके पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना यहां से जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस से पी एक्स डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या आपका पी एक्स है, और यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है ही नहीं टर्म। इसका मतलब है आपकी जो पी एक्स की वैल्यू वो 0 है, क्योंकि इधर डीवाई बाई डी एक्स है ही नहीं। तो पी एक्स आ गया आपका 0। फिर किसकी वैल्यू, जो वाई का कोफिशिएंट होता है आपका क्यू एक्स होता है, y का कोफिशिएंट है आपका 4 है, मतलब qx की जो वैल्यू आपकी वो आ गया आपकी 4। फिर आता rx। rx क्या होगा, rx की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में जो भी आपकी x की टर्म होती है, जो भी आपका x का फंक्शन होता है वो आपका rx होता है। rx है यहाँ पे 10 2x लिख दिया मैंने, 10 2x ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब यहां से आप पहले तो CF निकाल लो। CF निकालते हैं, इसको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा और फिर आपका CF आएगा। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है आपका डी स्क्वायर के बराबर होता है, ये आ गया डी स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन के अंदर है हमने x डी बाई डी एक्स को डी माना था, पर वो जो है ना आपकी एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जितने टाइम भी डेरिवेटिव हो रखा था x की उतनी ही पावर करके मल्टीप्लाई करते थे, यह क्वेश्चन में मिलता था, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर है जो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है उसको डी स्क्वायर मान लिया, और प्लस है, प्लस कितना, ये आपका 4 है, ये y के ऊपर ऑपरेट है तो यहां पे y भी लिख लो, और ये आपका 4y इतना आ गया इज इक्वल टू 10 2x। देखना अब अगर हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर है यहां से तो y तो कॉमन ले लेंगे और जो भी d का फंक्शन बचेगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और d को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेंगे। मतलब है ये आ गया आपका m स्क्वायर और प्लस है, प्लस कितना 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है। क्या करें अब, जो आपका ये 4 है ना इसको इस साइड में ले आओ, क्या आएगा, ये आ गया आपका m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4, इतना आ गया। अब जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, -4 अंडर द रूट माइनस प्लस, इतना आ गया। m की वैल्यू आ गई आपकी -+2 आइटा, यह आपके m की वैल्यू आ गई। अब आपने CF निकालना है, CF क्या आएगा, CF होगा आपका e की पावर अल्फा, अल्फा क्या रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को 0 ट्रीट करेंगे तो e की पावर 0x इंटू C1 कोस ऑफ बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 2 है तो 2x, और प्लस C2 क्या साइन 2x, साइन 2x लिख दिया मैंने। आपका ये CF आ गया। अब इस CF के अंदर आपने क्या करना है,
मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका ये CF आया ना, CF है, ये आ गया आपका C1 cos 2x और प्लस के C2 sin 2x। जो आपका ये CF आया ना, इसके अंदर है आपका जो ये है, ये जो दो फैक्टर से आपका जो सॉल्यूशन बना है, इसको तो लेते हैं y1। अभी मैं आपको बता के आया था कि जो आपका CF होता है वो C1y1 प्लस के C2y2 होता है, ये होता है ना। अब अगर इसे कंपेयर करवाएं तो y1 की वैल्यू आपकी cos 2x है, y2 की वैल्यू आपकी sin 2x है। पुट करते हैं y1 तो है आपका cos 2x, y2 की वैल्यू आपकी sin 2x है। ये आपका आ गया, हमने y1 और y2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, अब रोन्स्कीयन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर रोन्स्कीयन की जरूरत है, हमें W की जरूरत है। तो आपका W आ गया, W आएगा आपका y1 और यहाँ पे y2, नीचे इसका डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव और यहाँ पे y2 का डेरिवेटिव, और इसका आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये आपकी W की वैल्यू आ गई। पुट करना क्या आएगा, y1 तो आपका cos 2x है, लिख दिया मैंने cos 2x है, और y2 आपका sin 2x है, यहां पे लिख दिया sin 2x। ये हो गया। अब नीचे क्या करने हैं, नीचे इनके डेरिवेटिव cos 2x से, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के sin 2x से इंटू 2 होता है cos 2x। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो cos का तो माइनस के साइन 2x है, और फिर 2x का इसका जो एंगल है इसका डेरिवेटिव आपका 2 आ जाएगा, ये 2। तो ये हो गया आपका माइनस के 2 sin 2x, मैंने लिख दिया माइनस के 2 sin 2x, ये आ गया। अब sin 2x का डेरिवेटिव आपका 2 cos 2x आ जाएगा, लिख दिया 2 cos 2x। ये आपका जो है रोन्स्कीयन की वैल्यू आ गई। ये आ गया। अब देखना, जब भी डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही होगा ना। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका cos 2x की मल्टीप्लाई 2 cos 2x के इसके साथ, तो 2 cos स्क्वायर 2x आपका इतना आ गया, और फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई आपकी इसके साथ है, जो कि क्या आएगी, माइनस का साइन तो एक तो फार्मूले में आता है, और एक आपका माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x आ गया, 2 sin स्क्वायर 2x। आपका ये क्या आ गया, रोन्स्कीयन की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर से क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो जो रोन्स्कीयन की वैल्यू आपकी वो कितनी आ गई, वो तो आपकी 2 ही आ गई। 2 कैसे, आप यहां से 2 कॉमन ले लो, और जब 2 कॉमन लिया ये हो गया आपका cos स्क्वायर 2x और प्लस यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका sin स्क्वायर 2x, आपका इतना आ गया, जो कि वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इसका मतलब जो W रोन्स्कीयन है ना, उसकी आपकी वैल्यू 2 आ गई, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये C1 है और C2 की वैल्यू है ना, ये फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने क्वेश्चंस का प्रोसीजर बताया ना, तो उस टाइम मैंने बताया था कि C1 को किसी V से U से रिप्लेस कर लो और C2 को किसी जो है V से रिप्लेस कर लो। तो आपका यहां से जो CF आया था वो कितना हो गया था, ये हो जाएगा आपका जो CF है U
y1 ux y1 है और प्लस है, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपकी, y1 की तो वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि हमने निकाल रखी cos 2x और प्लस है vx sin 2x, ऐसा ही है। ये आपकी जो है आपका CF आ गया था, W की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमने U और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये U और उस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। U की वैल्यू आपकी क्या आएगी, U आएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 RA अपॉन W, ये होता है ना आपका ux की वैल्यू होती है, पुट करते हैं इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन किसका, y2, क्या है y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आपकी ये आई है sin 2x, पुट कर लिया sin 2x इंटू आर, आर क्या आता था आपका, आर तो आपका ये था tan 2x, वहां पे पुट कर लो tan 2x अपॉन रोन्सकियन W, W की वैल्यू आपकी 2 है इंटू dx, इतना आ गया। अब क्या करो, जो ये 2 है ना इसको तो बाहर ले लो, तो ये तो आ गया आपका माइनस के 1/2 तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, ये साइन 2x और इसको tan को भी आप साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख लो, तो क्या आएगा, ये आ गया आपका साइन 2x अपॉन कोस 2x और ये dx, इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x अपॉन कोस 2x इंटू dx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन 2x यहाँ पे, साइन 2x यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 2x हो गया अपॉन कोस 2x। अब इसको साइन स्क्वायर 2x को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x यूज कर लो, फार्मूला पुट कर लो इसका, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस के कोस स्क्वायर 2x, आपने ये पुट कर लिया साइन स्क्वायर 2x की जगह, और नीचे क्या कोस 2x इंटू dx। यहां पे आपने फार्मूला यूज कर लिया ना, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है, तो वहां से कोस जो आपकी साइन स्क्वायर x की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस कोस स्क्वायर x आएगी। अब यहाँ पे x की जगह 2x है, तो 1 माइनस जो है कोस स्क्वायर 2x आपकी साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू आ गई। इसको इंडिविजुअल के डिवाइड में करना, ये किया आपने माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस 2x से क्या आएगा, सिकेंट 2x आएगा, और माइनस है माइनस कोस 2x अपॉन कोस 2x आपका आ गया कोस 2x। इसका आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। कोस 2x क्यों, क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर था और नीचे जो आपकी टर्म थी केवल कोस 2x थी। आप इसका इंटीग्रेट करवा दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू माइनस के 1/2 तो बार है ले लिया, और सिकेंट 2x का इंटीग्रेशन, सिकेंट x का आपका इंटीग्रेशन होता है सिकेंट x प्लस के tan x, और इसके साथ है एंगल में 2x है तो 2x का नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं इसको log ऑफ सिकेंट 2x प्लस के tan 2x दिस, और अपॉन क्या, इस 2x का डेरिवेटिव जो कि कितना 2 है, और ये क्या है आपका माइनस है cos 2x का इंटीग्रेशन, क्या आएगा cos 2x का इंटीग्रेशन, ये आएगा sin 2x बाई 2, तो लिख लिया माइनस के sin 2x बाई 2, ये आपका आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसके अंदर से दोनों के अंदर से 2 भी बार ले लो, अगर 2 बार लेंगे तो हमारा आ गया माइनस के 1/2 और ये 2 बार लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, और ये है आपका log सिकेंट 2x और प्लस के tan 2x, और माइनस के sin 2x, ये आपकी u की वैल्यू आ गई।
अब हमें जरूरत तो v की भी है, v की भी जरूरत है, तो u की वैल्यू तो आपकी आ गई। अब v की वैल्यू और निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखना पुट करता हूं मैं, इधर से साफ कर लेता हूं। Vx आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ y1 r अपॉन w, और ये x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन आपका ये आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है y1 r की और w इनकी सब की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 की वैल्यू जो थी आपकी ये cos 2x थी, y1 की वैल्यू क्या थी आपकी cos 2x, पुट कर लिया यहां पे cos 2x इंटू r की वैल्यू क्या थी tan 2x, r की वैल्यू आपकी tan 2x है, लिख दिया हमने tan 2x अपॉन w रोन्सकियन की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहां पे पुट कर दिया आपने 2 और इंटू dx, इतना आ गया। अब इस 1/2 को तो हमने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 1/2 तो ले लिया बाहर, और इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन आएगा आपका cos 2x और इंटू tan 2x है ना, इसको लिख सकते हैं sin बाई cos, तो लिख लिया sin 2x बाई cos 2x और ये dx। अब cos 2x है तो cos 2x कैंसिल आउट, क्या बच गया 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx, आपका ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करवा लो, इंटीग्रेशन करवाओगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहां पे इंटीग्रेशन की टर्म ही लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन आएगा आपका माइनस cos 2x/2, तो क्या लिखा यहां पे माइनस cos 2x/2, ये आपका जो है इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस कोई कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट c1, वहां पे भी लिख लो c2 जो इंटीग्रेशन किया है, आपके दोनों की वैल्यू आ गई है, तो इसको लिख सकते हैं अब हम जो है 1/2 और माइनस का साइन cos 2x और प्लस के c1 कोई कांस्टेंट, यहां पे भी लिख लो अगर आप लिखना तो प्लस के c2, वैसे लिखेंगे क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट दे रखी है वो जो है आपकी लिमिट नहीं दे रखी, इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं आपको दे रखी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो c2 लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने c1 लिख दिया। अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई है, ux की भी और किसकी भी, vx की भी। अब जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता ना, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या था, ये था CF इज इक्वल टू ux और cos 2x प्लस के vx sin 2x, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपका CF था, CF ये था आपका CF। और जब C1 की जगह हम क्या पुट करते हैं, ux पुट कर देते हैं, और C2 की जगह vx पुट कर देते हैं, तो आपका वो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। तो इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, ux की वैल्यू क्या आई आपकी, ux की वैल्यू तो आपकी ये आई हुई है, लिख लिया इसको, माइनस के इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं ताकि कंप्लीट आ जाए। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस के 1/4 लॉग सिकेंट 2x प्लस tan 2x प्लस tan 2x, ये लिख दिया log सिकेंट x प्लस के tan 2x और माइनस के sin 2x
वो जो कॉन्स्टेंट है उसको इकट्ठा ही लिख लेंगे इसमें। और ये क्या है आपका, ये आपका माइनस का 1/2 माइनस के 1/2 cos 2x और प्लस C1, वहां पे C2 था, यहां पे आपका C1 है। मान लिया दोनों को ऐड करोगे, दोनों कांस्टेंट है और दोनों कांस्टेंट को ऐड करोगे, थर्ड में कांस्टेंट ही आएगा, उस कांस्टेंट को मान लिया हमने C, इसको C मान लिया। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये मेथड कौन सा होता है आपका, ये मेथड आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है। आपको अगर सेकंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसको सोल्व करने के लिए जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ना आपका, ये है। इससे आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और जो हमारी नेक्स्ट टाइप बचती है वो आपकी क्लैरिटी इक्वेशन। अब क्लैरिटी इक्वेशन को करते हैं, इसको ध्यान से कर लेना, इसके और क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। आगे देखो, क्लैरिटी इक्वेशन। अब की बार क्लैरिटी इक्वेशन करते हैं। बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी इक्वेशन का है। अगर आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो आपकी y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ये आपकी क्लैरिटी इक्वेशन होती है। अब इस क्लैरिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं एक बार तो ध्यान से देख लो। क्लैरिटी इक्वेशन इस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ये आपकी क्लैरिटी इक्वेशन होती है। इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे u इंटू वी, एक्स एज इट इज और p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स और प्लस p एज इट इज और x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया। प्लस प्लस क्या आएगा, जो आपका जो भी p का फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करवा दो, डेरिवेटिव फाई डैश p और p का डेरिवेटिव आपका dp बाई डी एक्स होगा। ये आपका हो गया। अब जो dy बाई डी एक्स है ना, इस dy बाई डी एक्स को आप p से रिप्लेस कर दो। क्या करो, जो आपका dy बाई डी एक्स है इसको p से रिप्लेस कर दो, इसको आपने p से रिप्लेस कर दिया। और जब आप p से इसको रिप्लेस करोगे तो ये लिख दिया आपने p इज इक्वल टू ये p प्लस इन दोनों के अंदर से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लो। आप क्या आएगा, यहां पे आपका x बचा और प्लस प्लस क्या, जो आपका फाई डैश p और ये आ गया आपका dp बाई डी एक्स, इतना आ गया। p को इधर लेके आएंगे तो p माइनस पी तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाई डैश p और dp बाई डी एक्स, इतना आ गया। अब देखना आपकी इसकी और इसकी प्रोडक्ट आपकी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो क्या करो, आप जो dp वाली टर्म है ना इसको लेके चलो, इसको 0 के बराबर पुट कर लो, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म नहीं है। जब इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो हमारा आ गया dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dp बाई डी एक्स 0 के बराबर है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपका क्या आएगा, dp इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करवा दो, इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपकी यहां से p की वैल्यू आ जाएगी,
क्या आएगी पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू आ गई आपकी कोई ना कोई कांस्टेंट सी, ये पी की वैल्यू आ गई आपकी कोई ना कोई कांस्टेंट सी। इसका मतलब है जो भी आपको क्लैरिटी इक्वेशन दे रखी है, क्लैरिटी इक्वेशन क्या किस टाइप की होती है, क्लैरिटी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस के फाइव ऑफ पी, ये क्लैरिटी इक्वेशन होती है। अगर आपने सॉल्यूशन निकालना है क्लैरिटी इक्वेशन का तो उसके अंदर केवल p की जगह c पुट कर देना, आपके क्लैरिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करना है, जो आपका p आएगा ना क्लैरिटी इक्वेशन में, उसकी जगह c पुट कर देना, वो आपकी क्लैरिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखना क्वेश्चन में लिखता हूं, आपका क्वेश्चन है y माइनस पी एक्स इसका स्क्वायर, y माइनस पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए पी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपने तो पहले तो क्या करना है, उसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। क्लैरिटी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालो y की वैल्यू। क्या करो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y माइनस के पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के पी स्क्वायर अंडर द रूट, इतना आ गया। और y इज इक्वल टू ये पी एक्स उस साइड चला गया, पी एक्स प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आपकी क्लैरिटी इक्वेशन बन गई क्या, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, यही तो है। और इसका सॉल्यूशन आपने निकालना है तो क्या करो, p की जगह आपने केवल c ही पुट करना है, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्लैरिटी इक्वेशन का। क्लैरिटी इक्वेशन के अंदर सीधी ही बात ये है कि पहले आप y की वैल्यू निकाल लो, अगर वो क्लैरिटी इक्वेशन है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए केवल p की जगह आपने c पुट कर देना, वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखना क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके। क्वेश्चन आपको दे रखा है p इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई, ये आपको दे रखा है। आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। पहले तो आप y की वैल्यू निकाल लो। अब यहां पे देखो आपके पास लॉग दे रखा है, इस लॉग को एलिमिनेट कब कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर p हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका e की पावर log ऑफ पी एक्स माइनस वाई, आपका इतना हो जाएगा। तो e की पावर p इज इक्वल टू, जो e की पावर log ऑफ सम फंक्शन होता है ना, वो उसी के बराबर आ जाता है, उस फंक्शन के बराबर। मतलब है आपका पी एक्स माइनस वाई, ये आ गया। अगर मैं ये कहूं आपको कि e की पावर log ऑफ सम फंक्शन, तो आपका क्या आता है, वो केवल फंक्शन बच जाता है, ये वाली टर्म खत्म हो जाती है, e की पावर log ये खत्म हो जाती है, केवल आपका ये बचता है। यही मैंने फार्मूला यहां पे यूज किया, तो e की पावर log पी एक्स माइनस वाई था, तो यहां से आपका केवल पी एक्स माइनस वाई बच गया। y की वैल्यू क्या आएगी, y को इधर ले आऊं और पी एक्स माइनस e की पावर p उधर चला गया। ये देखना आपकी क्या क्लैरिटी इक्वेशन बन गई क्या, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p होता है। अब वो p का जो फंक्शन आपका वो है माइनस e की पावर p, ये अब सॉल्यूशन निकालना है तो p की जगह जो c पुट कर दो, y आ गया आपका सी एक्स माइनस e की पावर c, ये आपका y की वैल्यू आ गई, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से आपने
क्लैरिटी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, केवल y की वैल्यू फाइंड आउट करके और p की जगह c रिप्लेस कर देना, ये आपके क्लैरिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आज हमने तीनों टाइप कर ली हैं। कौन कौन सी? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कॉशी आइलर इक्वेशन भी कहते हैं। दूसरी कौन सी? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और तीसरी क्लैरिटी इक्वेशन। तीनों जो टाइप है तीनों को हमने कर लिया, तीनों के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, जो भी क्वेरी आपकी आती है डिस्कस करनी है। थैंक यू।